रंग बदलता है तो बदलती है राजनीति, बदल जाता है छापा मारने वाली एजेंसियों का नाम भी। जैसे एक वक्त याद होगा आपको जब देश में सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे का बोलबाला था। जब ईडी के छापे का बोलबाला था। फुल फॉर्म एनफोर्समेंट डायरेक्टर, हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। 2019 के बाद से ईडी बेहद शक्तिशाली संस्था बनकर उभरी और कारण था मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कानून में हुआ था संशोधन। लेकिन पिछले 1.5 महीने में गंगा गोया उल्टी बह रही है। सुप्रीम कोर्ट के चलते ऐसा हो रहा है और आसान भाषा में ईडी की नहीं बढ़ती और घटती शक्तियों के बारे में हमें विस्तार से आज जानना है। साथ में जानेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा कानून वास्तव में है क्या, ईडी को इससे कौन सी ताकतें मिल जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे ईडी की इन शक्तियों को नियंत्रित किया है। नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं फैसी न्यूज, जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में। सबसे पहले फटाफट आप ये जान लीजिए कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या बला है। आप जानते हैं, शायद इस नाम से ना जानते हों। ये जैसे गंदे कपड़ों को धोने के लिए आप लॉन्ड्री में भेजते हैं, जहां से एकदम साफ सुथरा होकर वापस आते हैं। लगातार यही काम मार्केट या कानून के जरिए पैसे के मामले में किया जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग होती है। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा जिसके ऊपर टैक्स नहीं चुकाया गया है या किसी गैर कानूनी गतिविधि से कमाया गया है, इससे आपको मैला पैसा मान लीजिए, क्योंकि उस सिस्टम में नहीं है। अगर आप इस 2 नंबर की कमाई को किस तरह नंबर 1 की कमाई बना देते हैं, लीगल बना देते हैं, तो उससे कहा जाता है कि आपने पैसे को लॉन्ड्री करके उसको मैल हटाया है। आपने पैसे को लॉन्ड्री किया, ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई। इस पैसे के कई सारे सोर्स हो सकते हैं जिसको हम मैला पैसा कह सकते हैं। एक से एक जानलेवा तरीके हो सकते हैं। जानलेवा किसी व्यक्ति के लिए हो सकते हैं, संस्था के लिए जानलेवा हो सकते हैं, समाज के लिए, तबके के लिए जानलेवा हो सकते हैं, जैसे नशे से आप पैसा, या फिर देश दुनिया के लिए जैसे भ्रष्टाचार, क्राइम, ड्रग्स की तस्करी और आतंकवाद। हम बात हजारों या लाखों करोड़ की नहीं, करोड़ों और अरबों रुपए की कर रहे हैं यहाँ पर। और ये लॉन्ड्रिंग का काम बड़े पेशेवर ढंग से किया जाता है। आपने सुना भी होगा कि बेईमानी का काम बड़ी ईमानदारी के साथ किया जाता है। यूं एक बार रेत में सुएं मिल सकती हैं, लेकिन इस अपराध और अपराधी का पता लगाना, उस स्कैम को समझना बड़ा मुश्किल है। इसी बात को ध्यान में रखकर साल 2002 में एक कानून बनाया गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच पड़ताल का काम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी को दिया गया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इस कानून को बनाने के लिए 3 उद्देश्य सरकार ने तब बनाए। लॉन्ड्रिंग जैसे क्राइम को रोक लगाना, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए कमाई हुई संपत्ति को जब्त करने, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी बाकी मुद्दों पर कार्रवाई करना। इस कानून में 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला, अधिकारियों की शक्तियां। ये कानून ईडी के अधिकारियों को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में जांच करने और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल व्यक्तियों की संपत्ति को अटैच करने और जब्त करने का अधिकार देता है। इस कानून के तहत कुछ अन्य अधिकारियों को भी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में इंटेल इकट्ठा करने की ताकत दी गई है। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक इंटेलिजेंस यूनिट भी बनाया गया है जिसका नाम FIU इंडिया है, यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। ये एजेंसी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जैसे आपने सुना होगा, RNAW का काम है भारत की सुरक्षा के विषय में खुफिया जानकारी जुटाना, वैसे ही FIU का काम है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जानकारी जुटाना, खुफिया। इसके अलावा FIU इंडिया के निदेशक के पास एक और ताकत होती है। अगर बैंकिंग कंपनीज या वित्तीय संस्थाओं कानून का पालन न करें तो FIU के डायरेक्टर इन संस्थाओं पर जुर्माना भी लगा सकते हैं। फाइन। अब दूसरे बिंदु पे आइए। गुनाह की सजा। इस कानून में भले लॉन्ड्रिंग की सजा का जिक्र भी है, जैसे अपराधी की उस संपत्ति को जब्त किया जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग की कमाई से खरीदी गई है, यानी गबन के पैसे से जो आपने कमाया या बनाया उसको सरकार जब्त कर सकती है। इसके अलावा इस कानून में कम से कम 3 साल की सजा और अधिकतम 7 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। अपराधियों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध नारकोटिक्स और ड्रग्स से जुड़ा है तब 10 साल की सजा हो सकती है। तीसरा प्रमुख बिंदु बनता है स्पेशल कोर्ट के होने से। इस कानून में पीएमएलए के तहत होने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए एक अलग अदालत बनाई जाती है, विशेष अदालत। इस अदालत में 2 तरीके के मुकदमे की सुनवाई होती है। पहला पीएमएलए के तहत आने वाले अपराध और दूसरा पीएमएलए के तहत आने वाले अपराधों के साथ हुए ऐसे अपराध जो आईपीसी पहले और अब बीएनएस का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बेल मिलने में दिक्कत क्यों होती है। आपने खूब सुना होगा कि इनमें पीएमएलए लग गया तो ये इतने महीने से जेल में है, बड़े ताकतवर हैं, मुख्यमंत्री बाहर नहीं आ पा रहे हैं। बिल ना मिलने की सबसे बड़ी वजह है बर्डन ऑफ प्रूफ। देश में ज़्यादातर अपराध जैसे चोरी, अटेम्प्ट टू मर्डर वगैरह में ये एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि आप या
आरोपी इनोसेंट अंटिल प्रोवन गिल्टी है, यानी कोई भी व्यक्ति आरोपी ही कहलाएगा और वो आरोपी तब तक निर्दोष माना जाएगा तब तक जब तक उस पर कोई दोष साबित न हो। अदालत में अगर सबूत नहीं है तो आरोपी को गुनाहगार नहीं माना जा सकता है। अब यहाँ पुलिस या जांच एजेंसी की जिम्मेदारी है कि वो सबूत जुटाए और आरोपी पर दोष साबित करे। लेकिन देश में कुछ विशेष कानून भी हैं, जैसे UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसमें प्रोफेसर उल्टा है गिल्टी अंटिल प्रोवन इनोसेंट, यानी आरोपी को एक तरह से दोषी मान के चला जाता है और इस मामले में आरोपी की जिम्मेदारी होती है कि वो खुद को निर्दोष साबित कर ले। PMLA में ऐसा ही है, आरोपी को यह साबित करना पड़ता है कि उस पर वो इल्जाम लगाया गया है, वो गलत है और वो निर्दोष है। सब इसे कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ होना। आरोपी पर मतलब खुद को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी अगर आप पर है, अगर आप पर PMLA के तहत आरोप लगा दिया जाए। बिल ना मिलने पर दूसरा बड़ा कारण है कि सेक्शन 45 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिंग एक्ट के सेक्शन 45 के तहत बेल के लिए कोई कंडीशन लगाई जाती है, यानी 2 शर्तें। पहली शर्त, कोर्ट के सामने पर्याप्त कारण होने चाहिए जिसे देखकर पहली नज़र में कोर्ट इस बात से संतुष्ट हो सके कि आरोपी निर्दोष है। दूसरी शर्त यह है कि कोर्ट को ये भरोसा हो कि आरोपी बेल पर छूटने के बाद इस अपराध में कोई भूमिका नहीं अदा करेगा। फ्लाइट रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। अब PMLA किस तरीके का कानून है, इन दोनों शर्तों को पूरा करना मुश्किल होता है। तीसरी वजह बेल न मिलने की है सेक्शन 19(1) के तहत अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अधिकारी इस बात से कन्विंस्ड है कि किसी व्यक्ति ने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो अधिकारी उसे अरेस्ट कर सकता है। बेशक अधिकारी को अपनी सहमति लिखित में देनी पड़ेगी। ऐसा करने के लिए इस कदर 2019 में PMLA कानून में हुए संशोधन ने ED की शक्तियों को बढ़ाया है। हमने शुरू में भी बताया था। मुताबिक PMLA के तहत आने वाले सभी अपराधों को आपको बता दें कॉनिक्सबल यानी संज्ञेय अपराध बनाया गया है। नॉन बेल भी बनाया गया है, यानी इसमें बेल नहीं हो सकती है आसानी से। जब किसी अपराध को लगातार मान लिया जाता है तो एजेंसियों को अतिरिक्त शक्ति मिल जाती है। अतिरिक्त शक्ति कौन सी है? ऐसे मामलों में एजेंसी को किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने से पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति नहीं लेनी होती है, अरेस्ट वारंट नहीं लाना पड़ता है। अब नॉन बेलेबल जब मामला है तभी भी शक्ति मिल जाती है एजेंसियों को, क्योंकि आपने एक बार पकड़ लिया तो आसानी से छूट नहीं पाएगा। हमने अभी तक ED की ताकतों और उन ताकतों के बढ़ते पर बात की है। अब जानते हैं पिछले कुछ महीनों में ED की ताकतों में कैसे कुछ कमी भी आई और इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल था। विधि को उस समय से सुप्रीम कोर्ट में AD से जुड़े कई मामले सामने आए। क्यों? 2 बजे से पहले आरोपियों को लोअर कोर्ट्स में बेल मिली नहीं। दूसरा था ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, यानी आरोपियों को गिरफ्तार करने की वजह के चलते या उन्हें क्वेश्चन दिया गया था। बारी बारी समझते हैं दोनों विषयों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रतिक्रिया दी है। खेल में डील ये 2 तरीके से दी गई है। CRPC की धारा 436 से कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए अधिकतम सजा के आधे समय तक हिरासत में रख लिया जा चुका है, यानी 8 साल की सजा होनी थी, अगर आरोप साबित हो चुका है, 4 साल रह चुके हैं और उस मामले की जांच या सुनवाई चल रही है, तो उस व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जाएगा। साल 2022 पर सुप्रीम कोर्ट ने CRPC का नियम PMLA पर लागू किया है। विजय मदन लाल के इसके बाद अजीत पीटर केरकर नाम के केस में इस नियम को जोड़कर दोहराया गया है। हालांकि जुलाई 2024 में CRPC की धारा 436 जैसे बेंच जुड़ गया जब देश में नए क्रिमिनल लॉज को लागू किया गया और CRPC की धारा 436A को भारतीय सुरक्षा संहिता की धारा MLA आपको बता दें लगातार इसको बदल दिया गया है और 479 धारा ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ एक से अधिक अपराधी या कई मामले लंबित हैं तो जमानत के लिए वाला एक्सेप्शन लागू नहीं होता है। और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में बेहद आम बात है कि किसी भी व्यक्ति पर एक से अधिक मुकदमे चले। अब ट्विन कंडीशन पे आइए, इनमें से कुछ डील मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने PMLA की ट्विन कंडीशन बेल क्राइटेरिया पर भी फैसला सुनाया है। 9 अगस्त को जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में जमानत दी। बेंच ने कहा कि आरोपी यदि लंबे समय तक कैद में है तो उन शर्तों को लचीला किया जा सकता है। सिसोदिया लगभग 17 महीने कैद में रहे जबकि उनके खिलाफ मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ था। ये बात हुई बेल्म डील की। अब बात ग्राउंड ऑफ अरेस्ट की। अरेस्ट करने की ताकत पहले से कुछ कम हुई। कैसे? 12 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ED की शिकायत के सिलसिले में अंतरिम जमानत दी। केजरीवाल ने कहा कि PMLA के धारा 19 के तहत उनकी गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि उनकी गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं थी। सेक्शन
वन वही है जिसकी हम बात अभी थोड़ी देर पहले की थी, जिसके अनुसार यदि अधिकारी इस बात से कन्विंस्ड है कि किसी व्यक्ति ने की है तो अधिकारी उसे अरेस्ट कर सकता है। लेकिन कोर्ट का कहना था कि अधिकारी यूं ही कन्विंस नहीं हो सकते, इसके लिए अधिकारी के पास कोर्ट में पेश करने लायक सबूत भी होने चाहिए, सिर्फ आपके मानने से नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय थे जिनके चलते अब नागरिक के अधिकार ईडी के पॉट्स के बरक्स थोड़ी प्रायोरिटी पे आए हैं और ये वजह है कि हाल फिलहाल में कई ऐसे प्रोफाइल बेल्स हुई, जैसे अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, हेमंत सोरेन को मनीष सिसोदिया का उदाहरण है। आगे ईडी, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और हम भारत के नागरिक के बीच के रिश्ते कैसे कैसे नए रूप लेते हैं, नए सांचों में ढलते हैं, ये देखने की बात होगी। इसी क्लैश लाइन के साथ हम अलविदा कहते हैं आपको और आप देखते रहिए हमेशा की तरह FSC न्यूज।